नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की संशोधनों के जरिए समझने की एक कोशिश करेंगे। हम पहले संशोधन से लेकर एकदम नए 136वें संशोधन तक का पूरा सफर तय करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारा मिशन साफ है, हर संशोधन को क्रम से समझना, लेकिन एक कहानी की तरह, न कि सिर्फ एक लिस्ट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये संविधान में बदलाव करने का तरीका है क्या? देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। और ये विचार हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अच्छा। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि 3 रास्ते हैं। पहला है साधारण बहुमत। मतलब 50% से ज्यादा। जी, सदन में मौजूद और वोट देने वाले आधे से ज्यादा सदस्य। ये सबसे आसान तरीका है और इसे अनुच्छेद 368 का हिस्सा नहीं माना जाता। ठीक है। दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, विशेष बहुमत। इसमें 2 शर्तें हैं। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी, मौजूद और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। और तीसरा? तीसरा सबसे सख्त है। उसमें संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। ये तो काफी जटिल लगता है। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब देश के संघीय ढांचे, मतलब केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करना हो। समझ गई। मतलब ना बहुत लचीला, ना बहुत कठोर, एक बीच का रास्ता। चलिए, अब पहले दौर के संशोधनों पर चलते हैं। 1951 से 1955, जब देश अपनी नींव रख रहा था। बिल्कुल। तो आजादी के बस 1 साल बाद ही 1951 में पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हो रहा था देश में? उस वक्त देश की सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भूमि सुधार लागू करना। हाँ, जमीन का समान बंटवारा। जी। लेकिन जब भी सरकार कोई कानून लाती, जमींदार लोग उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर अदालत में चुनौती दे देते थे। अच्छा, तो यहीं से संसद और न्यायपालिका के बीच वो टकराव शुरू हुआ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सरकार ने इसका तोड़ निकाला, पहला संशोधन लाकर। उन्होंने एक तरह का कानूनी सेफ बॉक्स बना दिया, जिसे 9वीं अनुसूची कहते हैं। सेफ बॉक्स मतलब इस अनुसूची में जो कानून डाल दिया गया, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसी के साथ अनुच्छेद 31A और 31B जोड़कर भूमि सुधारों को और मजबूती दी गई। और इसी संशोधन में अभिव्यक्ति की आजादी पर उचित प्रतिबंध लगाने की बात भी थी, है ना? हाँ, इसका मतलब था कि देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर बोलने की आजादी को सीमित किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा संशोधन था। बहुत बड़ा। इसने सामाजिक न्याय और भविष्य के भारत की दिशा तय कर दी। इसके बाद के कुछ संशोधन छोटे लेकिन जरूरी लगते हैं, जैसे दूसरा संशोधन जिसने जनगणना के हिसाब से लोकसभा की सीटों को एडजस्ट किया। हाँ, और तीसरा संशोधन जिसने अनाज और चारे जैसे जरूरी सामान को संवर्ती सूची में डाल दिया ताकि केंद्र और राज्य दोनों उस पर कानून बना सकें। और चौथा और पांचवा संशोधन भी 1955 में ही आए। जी, चौथे ने यह तय किया कि अगर सरकार जनता के भले के लिए किसी की संपत्ति लेती है तो मुआवजे की रकम पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। और पांचवें ने राष्ट्रपति को राज्यों के पुनर्गठन बिल पर उनकी राय देने के लिए एक टाइम लिमिट तय करने का अधिकार दिया। तो एक तरफ ये कानूनी सुधार चल रहे थे और दूसरी तरफ भारत के नक्शे को फिर से बनाने का काम भी शुरू हो गया था। बिल्कुल। और यहीं से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है, भारत का पुनर्गठन 1956 से 1960 तक। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम है 7वां संशोधन 1956। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने भारत के अंदरूनी नक्शे को एक तरह से पूरी तरह से बदल दिया। फजल अली आयोग की सिफारिशों पर राज्यों की वो जो पुरानी ABCD कैटेगरी थी, हाँ, वो खत्म कर दी गई। वो सब खत्म कर दी गई और उनकी जगह भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज हम जिस भारत को देखते हैं उसकी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। और इसी में 2 राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था भी की गई थी, है ना? जी बिल्कुल। जैसे पंजाब और हरियाणा का आज एक ही हाईकोर्ट है, ये प्रावधान उसी संशोधन की देन है। अच्छा, और आरक्षण से जुड़ा 8वां संशोधन भी इसी समय आया। हाँ, 1959 में उसने लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए, मतलब 1970 तक आगे बढ़ा दिया। और वो बेरुबारी वाला मामला, 9वां संशोधन? जी, वो एक खास मामला था।
भारत पाकिस्तान समझौते के तहत बेरूबारी यूनियन का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने के लिए वो संशोधन करना जरूरी हो गया था। तो भारत का नक्शा बनना शुरू हो गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ और इलाके भारत का हिस्सा बनते हैं। मतलब 1961 से 1966 का दौर, एकीकरण का दौर। हाँ, इस दौर में तो एक के बाद एक कई क्षेत्र भारत से जुड़े। 10वां संशोधन दादरा और नगर हवेली को लाया, 12वां गोवा, दमन और दीव को। जी, ये सब केंद्र शासित प्रदेश बने। ये वो इलाके थे जो पुर्तगाली शासन से आजाद हुए थे। फिर 13वें संशोधन ने नागालैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया। हाँ, और अनुच्छेद 371A के तहत उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए। ये पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश थी। और 14वें संशोधन ने पुदुचेरी को भारत में शामिल किया और हिमाचल, मणिपुर जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा बनाने का रास्ता भी खोला। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच एक 11वां संशोधन भी हुआ। उसका क्या मकसद था? वो एक तकनीकी सुधार था। उसने बस ये साफ किया कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली हैं, तो इस आधार पर चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता। समझ गई। और फिर इस दौर का अंत हुआ पंजाब के पुनर्गठन से। 18वां संशोधन 1966। जी, भाषा के आधार पर पंजाब को बांटा गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा, और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो देश का नक्शा बन रहा था, नए राज्य जुड़ रहे थे। अब ध्यान गया देश की अंदरूनी व्यवस्था पर। ये दौर है 1963 से 1971 का। हाँ, न्यायपालिका, भाषा और कुछ पुराने विशेषाधिकार। 15वें संशोधन ने हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 62 कर दी। लेकिन 16वां संशोधन ज्यादा गंभीर था। इसने देश की संप्रभुता और अखंडता के नाम पर मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगाने की बात की। देखिए, ये उस दौर की जरूरत थी। 1962 के चीन युद्ध के बाद देश में कुछ अलगाववादी आवाजें उठ रही थीं। इस संशोधन ने देश से अलग होने की मांग को ही गैर कानूनी बना दिया। अच्छा। इसका मकसद था देश की एकता को हर कीमत पर बनाए रखना। फिर 21वें संशोधन ने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। जी, और 22वें ने असम से अलग करके मेघालय को एक स्वायत्त राज्य बनाया। ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्मान देने की कोशिशें थी। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा और कह सकते हैं नाटकीय फैसला था 26वां संशोधन, प्रीवी पर्स की समाप्ति। हमारे श्रोताओं के लिए समझाएंगे कि ये प्रीवी पर्स था क्या? जरूर। जब भारत आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा देसी रियासतें थीं। उनके राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाने के लिए सरकार ने उन्हें कुछ विशेष अधिकार और सालाना पेंशन देने का वादा किया था। अच्छा। इसी पेंशन को प्रीवी पर्स कहते थे। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सांकेतिक फैसला था। और इसी दौर में 24वां संशोधन भी आया, जिसने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों समेत संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। जी, और राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को रोक नहीं सकते। और यहीं से कह सकते हैं आने वाले एक बड़े संवैधानिक तूफान की नींव रखी जा रही थी। तो अब हम कहानी के सबसे अहम और विवादित मोड़ पर पहुंच रहे हैं। आपातकाल से ठीक पहले का समय 1972 से 1975। जी, इसी दौरान सिक्किम का भारत में विलय हुआ। हाँ, और ये 2 चरणों में हुआ है ना? बिल्कुल। पहले 35वें संशोधन के जरिए उसे एक सहराज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये एक अनोखा प्रयोग था। और फिर अगले ही साल 36वें संशोधन से उसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। जी, लेकिन इसी सकारात्मक घटना के साथ साथ कुछ ऐसे संशोधन भी आ रहे थे जो चिंताजनक थे, जैसे 38वां संशोधन। हाँ, उसने कह दिया कि राष्ट्रपति की आपातकाल लगाने की घोषणा पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। और 39वें ने तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे बड़े पदों के चुनाव को ही अदालत के दायरे से बाहर कर दिया। ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका के पर कतरने जैसा था। जी, ये दोनों संशोधन उस बड़े बदलाव की आहट थे जो 42वें संशोधन के रूप में सामने आया। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे बड़े भूचाल पर। 42वां संशोधन 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ और बदल दिया। ये आपातकाल के दौरान लाया गया था और इसका एक ही मकसद था, सत्ता का केंद्रीकरण। इसने तो प्रस्तावना में भी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। हाँ,
और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, जिसके लिए एक नया भाग 4A बनाया गया। और सरकार की ताकत कैसे बढ़ाई गई? सबसे बड़ा बदलाव ये था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति की अपनी सूझबूझ की कोई जगह नहीं रही? बिल्कुल। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया और अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया। और राज्यों के अधिकार भी कम किए गए? हाँ, शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण जैसे 5 अहम विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे इन पर केंद्र का दखल बढ़ गया। तो इस बड़े बदलाव के बाद देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी की सरकार आई और उसने 42वें संशोधन के असर को पलटने की कोशिश की। जी, और यहीं से शुरू होता है बहाली और सुधार का दौर, 1978 से 1985। और इस दौर का नायक था 44वां संशोधन 1978। इसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई सुरक्षा कवच बनाए। सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और आपातकाल को लेकर क्या बदलाव हुए, ये बहुत अहम है। आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द लाया गया। अच्छा। और यह भी तय हुआ कि राष्ट्रपति सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगा सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 20 और 21। हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 44वां संशोधन एक तरह से लोकतंत्र की पटरियों पर वापसी थी। इसी दौर में एक और बड़ी समस्या से निपटने की कोशिश हुई, आयाराम गयाराम की राजनीति। बिल्कुल। 52वें संशोधन 1985 के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब पैसों या पद के लालच में पार्टी बदलने पर रोक। जी, उसी को रोकने की एक कोशिश थी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के बाद ध्यान गया देश के युवाओं और देश की राजधानी दिल्ली पर। 1986 से 1991 का दौर। बिल्कुल। इस दौर का सबसे क्रांतिकारी कदम था 61वां संशोधन 1989। इसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये भारत के लोकतंत्र के विस्तार में एक मील का पत्थर था। इसने देश के करोड़ों युवाओं को एक झटके में राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया। और दिल्ली को लेकर 69वां संशोधन आया 1991 में। जी, उसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का विशेष दर्जा दिया। उसे अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद मिली, लेकिन पुलिस और जमीन जैसे कुछ अहम विषय केंद्र के पास ही रहे। एक संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ। अब हम 1992 में पहुंचते हैं। एक ऐसा साल जिसने भारत में शासन की परिभाषा ही बदल दी। इसे स्थानीय स्वशासन का साल कहना गलत नहीं होगा। इस साल 2 ऐतिहासिक संशोधन हुए। जी। 73वां और 74वां। ये इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के गांवों और शहरों तक पहुंचाया। 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जी, और पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का अधिकार मिला। और 74वें संशोधन ने शहरों के लिए यही काम किया। बिल्कुल, उसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी और उन्हें 18 विषयों पर अधिकार दिए। असल में इन दोनों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की नींव रखी। और इसी साल कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जी, और 70वें संशोधन ने दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार भी दिया। तो सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के बाद ध्यान गया शिक्षा और सामाजिक न्याय पर 1995 से 2002 का दौर। बिल्कुल। और इस दौर का सबसे बड़ा सितारा है 86वां संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार। निश्चित रूप से इसने अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये एक सपना था जो पूरा हुआ। और इसी के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी देता है। जी, और आरक्षण को लेकर भी कई अहम बदलाव हुए हैं। जैसे 77वें संशोधन ने SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया। और 84वें संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया। हाँ, ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिल सके। अब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की संशोधन सुशासन और अर्थव्यवस्था से ज्यादा जुड़े हैं। सही कहा। यहाँ 91वां संशोधन बहुत दिलचस्प है।
इसने मंत्रियों की संख्या ही सीमित कर दी। जी, ये जंबो कैबिनेट की समस्या से निपटने के लिए था। इसने तय किया कि मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। और 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा। हाँ, जिससे कुल भाषाएं 22 हो गई। और फिर 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। अब आते हैं हाल के वर्षों के बड़े सुधारों पर, 2014 से 2018। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर। 99वें संशोधन ने जजों की नियुक्ति के लिए NJAC बनाया, लेकिन ये तो लागू ही नहीं हो पाया। सही कहा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखलंदाजी मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। फिर आया 16 संशोधन, जिसने भारत बांग्लादेश सीमा विवाद को सुलझाया। और उसके बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार, GST। 101वां संशोधन, इसने एक देश एक टैक्स के सिद्धांत पर देश के पूरे अप्रत्यक्ष कर ढांचे को बदल दिया। और 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। जी, इससे उसे SC/ST आयोग की तरह ही ज्यादा शक्तियां मिल गईं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, 2019 से 2023 के नवीनतम और ऐतिहासिक कदम। जी, 130वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। ये पहली बार था जब आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन भी बना। 104वें संशोधन ने SC/ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। और 105वें संशोधन ने राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया। जी, ये केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन की एक और मिसाल थी। और अंत में सबसे ताजा 106वां संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक ऐतिहासिक और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये थी 106 संशोधनों की कहानी,